भाइयों, मैं एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ वापस आया हूँ। आज हम एक डरावनी कहानी का अन्वेषण करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है द ब्राइड। इवान और नस्त्या एक नवविवाहित जोड़ा थे। आज सुबह इवान को अपने परिवार से एक फोन आया जिसमें कहा गया कि उसे एक महत्वपूर्ण मामले के लिए तुरंत अपने गृहनगर वापस जाना है। इसलिए इवान ने नस्त्या को साथ लिया ताकि पता कर सके कि क्या हो रहा है। यात्रा छोटी थी और वे जल्द ही अपने गंतव्य खुशी हुई, लेकिन इवान असहज दिखाई दिया। उसने लिजा को कठोर नजरों से देखा, चुपचाप अपनी असहमति व्यक्त की। तनाव के बावजूद उन्होंने शाम को जारी रखा। बाद में जब नस्त्या नहा रही थी, उसने इवान के अजीब व्यवहार पर विचार करना शुरू किया। जब उसने अचानक एक आवाज सुनी तो बाथरूम का दरवाजा रहस्यमय ढंग से चरचराया और एक छाया तेजी से गुजरी। यह सोचकर कि यह लिजा थी, नस्त्या ने जल्दी से खुद को तौलिए में लपेटा और बाहर निकल गई थी। हालांकि वह यह देखकर चौंक गई कि उसया अस्थिर, लेकिन जो उसने देखा उसके बारे में अनिश्चित थी। उसने घटना को इवान के साथ साझा किया, फिर उसने उसे आश्वस्त किया, यह सुझाव देते हुए कि यह केवल उनकी यात्रा की थकावट थी। उसके स्थिर शब्दों से सांत्वना पाकर नस्त्या जल्द ही सो गई, लेकिन उसकी नींद विचित्र आवाजों से बाधित हो गई था। टपकते पानी की आवाज कमरे में गूंज रही थी, जो धीरे धीरे तेज और अधिक परेशान करने वाली हो गई। डरी हुई नस्त्या जांच के लिए बाहर चली गई। अंततः इवान और लिजा को एक गहन बातचीत करते हुए पाया। लिजा गुस्से में दिख रही थी, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि नस्त्या स्पष्ट रूप से सुन नहीं सकी था। जैसे ही नस्त्या करीब आई, उसके पैरों के नीचे पुरानी सीढ़ियां जोर से चरमरा गई था। चकित होकर वह जल्दी से अपने कमरे में लौट गई, यह डरते हुए कि वह पकड़ी जाएगी। अगली सुबह एक नई आतंक की लहर लेकर आई। इवान गायब हो गया था। घबराई हुई नस्त्या ने उसे बार बार फोन किया, लेकिन उसका फोन पहुंच से बाहर था। लिजा शांत दिखाई दे रही थी। उसने नस्त्या को बताया कि इवान व्यापार के लिए काउंटी शहर गया था और शाम तक लौट आएगा था। यह था कि गाउन में एक भयावह इतिहास था। इसे उससे पहले सैकड़ों दुल्हनों ने पहना था, जिनमें से सभी रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थीं। जब नस्त्या कमरे में वापस आई तो उसने फिर से अपने प्रेमी को फोन किया, लेकिन अभी भी कोई जवाब नहीं मिला। समय बिताने के लिए उसने फियर ऑफ टॉकिंग नामक एक फिल्म देखने का निर्णय लिया। अचानक एक जोरदार धमाकेदार आवाज ने उसे चौंका दिया। आवाज अलमारी के अंदर से आ रही थी। घबराते हुए उसने इसके पास जाकर दरवाजा खोला, जिसमें अंदर एक साथ छुपा-छुपी खेल रहा हूँ, लेकिन वह एक अंधेरी सुरंग में फंसी है। विनती से प्रेरित होकर नस्त्या मदद करने के लिए दौड़ी। जब वह सुरंग में पहुंची तो उसने एक छोटी लड़की को पाया जिसका पैर लकड़ी के टुकड़े के नीचे फंसा हुआ था। नस्त्या ने लड़की को छुड़ाने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन सुरंग के अंदर से विचित्र और परेशान करने वाली आवाजें गूंज रही थीं। विचित्र आवाजों के बावजूद उसका डर कम होता दिख रहा था। घर में वापस नस्त्या ने मेज पर एक कांच में लगी फोटो देखी। छवि एक महिला की थी जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी। वह उलझन में और अस्थिर होकर कमरे से बाहर चली गई। बाद में जब वह अपनी बालों को ठीक करते हुए आईने के सामने खड़ी थी, उपस्थिति को नहीं देख रहा था। उनमें से एक दाढ़ी वाला आदमी था जिसने दरवाजे पर एक चश्माधारी आदमी को रोका, उसे अंदर न जाने और भाग जाने की सलाह दी। यह स्पष्ट हो गया कि चश्माधारी आदमी उस घर का मालिक था। अंदर चश्माधारी आदमी ने बिस्तर पर लेटी एक महिला को दिलासा दिया, यह आश्वासन देते हुए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि महिला अचानक बैठ गई। उसकी हरकतें तीव्र और अप्राकृतिक थीं। कुछ ही क्षणों में उसने अपनी शांति प्राप्त की, खड़ी हो गई और एक भयावह मुस्कान और चमकदार लाल आंखों के साथ चारों ओर देखा। जैसे ही उसकी नजर नस्त्या पर पड़ी, महिला रोने लगी और फिर अचानक जम गई। उसकी आंखें लड़खड़ाते हुए थे। सौभाग्य से वह सुरक्षित थी, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो महिला कहीं नहीं दिखाई दी। आराम से उसने सोचा कि वह सुरक्षित है, लेकिन क्या वह थी? अगले ही पल नस्त्या जाग गई, यह महसूस करते हुए कि यह सब केवल एक सपना था। हालांकि उसके सामने लिजा और एक अन्य व्यक्ति खड़ा था जिसने खुद को एक अनुष्ठान विशेषज्ञ के रूप में पेश किया। लिजा ने बताया कि नस्त्या बाहर गिरने के बाद बेहोश हो गई थी, इसलिए उसने अनुष्ठान विशेषज्ञ को उसे देखने के लिए बुलाया था। रिचुअल मास्टर ने नस्त्या से कई अजीब सवाल पूछे, जिनमें से एक यह था कि क्या वह डिमेंशिया से पीड़ित हो सकती है। नस्त्या भ्रमित होकर बस सिर हिलाने लगी। उसकी प्रतिक्रिया से संतुष्ट होकर रिचुअल मास्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी और चला गया था। जैसे ही रात हुई, अजीब घटनाओं की एक श्रृंखला का अनुभव करने के बाद नस्त्या अधिक बेचैन हो गई था। घबराहट में उसने फिर से श्याओशुआ को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। भागने के इरादे से नस्त्या ने घर से गुपचुप निकला और रिचुअल मास्टर को कुछ साजिश रचते हुए सुना भी। ऐसा लग रहा था कि वे एक समारोह की योजना बना रहे थे और नस्त्या उसका केंद्र बिंदु थी। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि वह समारोह क्या था। उसने सहज रूप से अनुमान लगाया कि यह कुछ अच्छा नहीं था। डरी हुई वह अपनी कार की ओर तेजी से गई, जाने के लिए तैयार। हालांकि जैसे ही वह गाड़ी चलाने वाली थी, रिचुअल मास्टर प्रकट हो गया। नस्त्या ने रुकने और गुपचुप तरीके से रिचुअल मास्टर का पीछा करने का फैसला किया कि देखे कि क्या हो रहा है। उसने उसका पीछा किया और एक इमारत में पहुंची और अपने बॉयफ्रेंड को एक कमरे में बंद पाया। खिड़की के माध्यम से उसने देखा कि रिचुअल मास्टर उसे किसी तरह की दवा खिला रहा था। डरी हुई उसने रिचुअल मास्टर के जाने के बाद खुद को जल्दी से छिपा लिया। अपनी हिम्मत जुटाकर नस्त्या खिड़की के पास गई और अपने बॉयफ्रेंड को पुकारा। उसने उसे सुना और उसने उसे बिना समय गवाए भागने के लिए कहा।
अचानक लाइट चली गई। नस्त्या के पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई जब उसके हाथ पर खून का एक बड़ा धब्बा नजर आया। घबराहट में उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस की। लिजा के आदमियों में से एक निकला। आदमी ने उसे पकड़ लिया और लिजा के पास ले गया। लिजा ने नस्त्या के मुंह में एक रहस्यमय औषधि डाली, जिससे वह बेहोश हो गई थी। जब वह आखिरकार जागी तो उसने खुद को एक मंद रोशनी वाले कमरे में बंद पाया। नस्त्या को एहसास हुआ कि उसे मारा जाने वाला है, लेकिन शियाओ शुआई अचानक प्रकट हुआ और उसे बचा लिया। एक साथ वे घर से भाग निकले। जब वे भाग रहे थे, शियाओ शुआई ने नस्त्या के परिवार का काला रहस्य उजागर किया। उसने बताया कि उसकी परदादी एक दुर्घटना में मारी गई थी, लेकिन उसके दादा उस नुकसान को सहन नहीं कर सके थे। उसे वापस जीवन में लाने के लिए बेताब उसने मृतकों को पुनर्जीवित करने का तरीका खोजने के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग किया था। इस विधि में मृतक की आंखों को पेंट करना, विशेष कैमरे से उनके शरीर की तस्वीर लेना ताकि उनकी आत्मा को बंद किया जा सके, और एक युवा महिला के शरीर का पात्र के रूप में उपयोग करना शामिल था। इस विश्वासघाती अनुष्ठान के माध्यम से उसकी परदादी को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया गया था। हालांकि इस प्रक्रिया ने उसकी आत्मा को दुष्ट शक्तियों से दूषित कर दिया और वह जीवितों के शरीरों को अधिग्रहण करके हमेशा जीवित रहने की जुनूनी हो गई थी। हर 30 साल में परिवार को उसके निवास के लिए एक नया शरीर ढूंढना पड़ता था। यदि वे विफल होते तो उन्हें भयानक परिणाम भुगतने पड़ते थे। इस बार नस्त्या को बलिदान के रूप में चुना गया था। शियाओ शुआई ने अनुष्ठान को तोड़ने और नस्त्या के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन उनकी कार को एक अन्य वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वे दोनों बेहोश हो गए। जब नस्त्या जागी तो उसने खुद को फिर से अस्पताल में पाया भी। रिचुअल मास्टर ने एक अंगूठी उसके उंगली में डाल दी जब एक समूह ने उसे घेर लिया। फिर उसे एक ताबूत में डाल दिया गया और ढक्कन को कीलों से बंद कर दिया गया था। निराश और डरी हुई नस्त्या को एहसास हुआ कि वह फंस गई है और बाहर निकलने लगी। लोग डर गए। रिचुअल मास्टर ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, उनसे घबराने के लिए नहीं कहा था। धीरे धीरे हिलना कम हो गया और समूह ने सावधानी से तख्ती खोली। अंदर नस्त्या बिल्कुल शांत और स्थिर लेटी थी, जैसे उसे कोई चिंता न हो। उन्हें लगा कि समारोह पूरा हो गया है, लेकिन जैसे ही उन्हें राह भयावह जाल में फंसी हुई है। इस बीच शियाओ शुआई, जो बाहर था, अपनी कठिनाई से मुक्त होने में सफल रहा। उसने नस्त्या को बचाया और साथ मिलकर वे शापित स्थान से भाग निकले थे। कुछ समय बाद एक और अनजान परिवार उस घर में आ गया। इस बार यह बड़ा और अधिक विस्तृत था, लेकिन इसकी अंधेरी इतिहास इसके बाहरी आवरण के नीचे दबा हुआ था। नए निवासियों ने तहखाने में एक छुपा हुआ रास्ता खोजा और उनकी जिज्ञासा उन्हें भय के मार्ग पर ले गई थी। उस घर की गहराई में उनके लिए क्या भाग्य इंतजार कर रहा था। फिल्म यहीं समाप्त होती है, दर्शकों को भयावह आशंका के साथ छोड़ते हुए था। यह एक दिलचस्प डरावनी कहानी है जो आपको किनारे पर बनाए रखती है, क्लासिक्स जैसे फाइनल डेस्टिनेशन की याद दिलाती है। जबकि यह कुछ प्रतिष्ठित डरावनी फिल्मों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकती, फिर भी ये एक दिलचस्प अनुभव प्रदान करती है।